नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह कक्षा 8वीं की व्याकरण की पुस्तक से लिया गया है, जिसका नाम है विशेषण। यदि आप विशेषण शब्द को दोहराएं तो आप समझेंगे कि उसमें एक और शब्द मिल रहा है जो कि है विशेष, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी में स्पेशल, खास, कोई मुख्य बात, कोई ऐसी खासियत जो कि उसको औरों से अलग करती है, उसको एक विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान या विशेष भाव के रूप में प्रदर्शित करती है। तो विशेषण जो कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम आज की कक्षा में जानेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं विशेषण को। तो आप देख सकते हैं बेटा कि आपके सामने ये पाठ है विशेषण। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको मैं पढ़ती हूँ और आप ध्यान दीजिए। जो इस रंग से लिखा गया है, जो कि डार्क कलर है, वो शब्द क्या है। गांव के बाहर मेला लगा है, मेले में अनेक दुकानें हैं, उन दुकानों पर तरह तरह का सामान मिलता है। मेले में बड़े बड़े झूले लगे हैं, झूलों पर बहुत से बच्चे झूल रहे हैं। सभी बच्चे नए नए कपड़े पहनकर आए हैं। मेले में बड़ा सर्कस भी लगा है। सर्कस का जोकर रंग बिरंगी पोशाक पहनकर सबको हंसाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द है जिन पर मैंने ये टिक लगाया है, उनके बाद जो शब्द है यानी संज्ञा शब्द है, वो उसके बारे में कुछ खास बात बता रहे हैं। जैसे दुकानें, दुकानें कितनी है? अनेक। और उन दुकानों पर यानी दुकान की तरफ संकेत किया गया है कि उस दुकान पर तरह तरह का सामान मिलता है, यानी सामान कैसा मिलता है? तरह तरह का। अब ये जो बड़े बड़े शब्द किसके लिए बोला गया है? झूले के लिए। और बहुत से किसके लिए बोला गया है? बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए फिर एक और शब्द प्रयोग किया गया है, सभी। नए नए शब्द प्रयोग किया गया है कपड़े के लिए। और ये बड़ा शब्द प्रयोग किया गया है सर्कस के लिए। और रंग बिरंगी जो शब्द प्रयोग किया गया है, ये पोशाक के लिए किया गया है। तो ये जो सभी हमारे संज्ञा शब्द हैं, उनकी ये विशेषताएं बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारी परिभाषा बनती है विशेषण की, वो ये बनती है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है, उसे विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, यानी जो संज्ञा शब्द होते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मैंने आपको सभी शब्द बताए, विशेषण ये हैं, विशेष्य ये है, यानी कि जो संज्ञा है, यहाँ पर विशेषण है, ये इनका विशेष्य है। विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है। तो इसी के आधार पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर संख्या के रूप में बताई जा रही है, कहीं पर रंग के रूप में बताई जा रही है, कहीं पर हम संकेत करके बता रहे हैं। तो इन सब के आधार पर विशेषण के 4 भेद बनाए गए हैं। कितने भेद बनाए गए हैं? 4। पहला भेद है गुणवाचक। गुण यानी किसी की क्वालिटी, किसी के कोई भी क्वालिटी, अच्छी या बुरी, गुण अवगुण कुछ भी हो सकता है, उसके आधार पर। दूसरा संख्यावाचक, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। दूसरा परिमाणवाचक, जिसको हम नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते। और चौथा है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, अर्थात जो कि सर्वनाम शब्दों के द्वारा बताया जाता है। अब हम एक एक करके सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण, यानी कि कौन कौन से गुण होते हैं जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताते हैं। तो बच्चे, आप लोग देख सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित प्रकार की विशेषताओं का बोध कराते हैं। जैसे इसके गुण और दोष: आलसी, मेहनती, ईमानदार, बेईमान, चतुर, मूर्ख, सुंदर, भद्दा, योग्य, अयोग्य। कोई भी क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो, आखिर बता तो उसकी विशेषता रही है ना संज्ञा की।
इसलिए हम उसको गुणवाचक विशेषण में डालते हैं। दूसरा है रंग रूप, भाई कैसा है, गोरा, काला, चमकीला, किसी भी रंग के रूप में। फिर है आकार प्रकार, उसकी शेप कैसी है, गोल है, चपटा है, तिकोना है, लंबा है, छोटा है, वर्गाकार है। स्पर्श यानी टच करने में, छूने में कैसा लगता है, चिकना, खुरदरा, मुलायम, कठोर आदि। फिर स्वाद, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, फीका, बदबूदार, सुगंधित आदि। कहते हैं ना, आम खट्टा है, चीनी मीठी है, खाना स्वादिष्ट है, ये भी बोल सकते हैं। दिशा, जो भी डायरेक्शंस होती हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। स्थान, देश, काल, कोई भी स्थान हो गया आपका, ठीक है, बाहरी जगह, अंदर, भीतरी, या कोई भी आपका देश हो गया, कोई भी समय हो गया, जैसे प्राचीन, आधुनिक, या कोई गुजराती है, कोई पंजाबी है, कोई ग्रामीण है, कोई शहरी है, इस तरह से भी हमारी विशेषताएं होती हैं। फिर है दशा और अवस्था, भाई किस अवस्था में, वह बहुत दुर्बल है, वह बहुत स्वस्थ है, वह बहुत जवान है, वह बहुत बूढ़ा है, वह कमजोर है, वो शक्तिशाली है, बलवान है, जो भी उसकी दशा है। सभी विशेषताएं हमारी जो किसी की पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं, उसके गुण के बारे में बताती हैं, सभी हमारे गुणवाचक में आती हैं। बस हमने उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन जब भी आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो एक विशेषण के रूप में ही करेंगे। तो हमारा दूसरा भेद है संख्यावाची विशेषण, यानी संख्यावाचक, जिसके अंदर नंबर्स की बात होती है, और ऐसे नंबर जो कि काउंटेबल हो, यानी कि जिनको हम गिन सकें। तो जब भी नंबर की बात होगी, गिनती की बात होगी, गिनती के रूप में, संख्या के रूप में किसी की विशेषता बताई जाएगी, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। जैसे बस में 20 यात्री हैं, कक्षा में बहुत छात्र हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो नंबर है नहीं, एक अंदाजा बताया गया है। तो हाँ, यहाँ पर अंदाजा जरूर बताया गया है, लेकिन जो छात्र हैं उन्हें गिना जा सकता है। ठीक है, हम गिन सकते हैं कि 50 थे, 100 थे, या कितने भी थे। तो इन्हीं दोनों विशेषताओं के आधार पर ही संख्यावाचक विशेषण के दो भेद और होते हैं, उपभेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे यहाँ पे 20 यात्री हैं, तो यहाँ पर निश्चित है, क्योंकि बिल्कुल हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास निश्चित नंबर नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि काउंटेबल होना चाहिए, आप गिन सकें, क्योंकि जो अगला भेद है परिमाणवाचक, उसमें उसमें और इसमें यही अंतर है कि परिमाणवाचक में भी यही नंबर होता है, लेकिन वो काउंटेबल नहीं होता है। तो वो किस प्रकार से होता है, आइए हम परिमाणवाचक विशेषण को जानते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके सामने परिमाणवाचक विशेषण है, कि जिसमें कि किसी मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराया जाए, कि भाई ये जो वस्तु है वो कितनी है, लेकिन यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं होगी, संख्या की बात नहीं होगी, यहाँ पर नापतोल की बात होगी कि हमने उसकी कितनी क्वांटिटी हमारे पास है। जैसे वह बाजार से 1 किलो आलू लाया, आलू की बात हो रही है, आलू की विशेषता है 1 किलो। यहाँ पर आपको लग रहा है नंबर है, लेकिन इसके साथ में किलो जुड़ा हुआ है, तो किलो को हम मेजर करते हैं, नापते तोलते हैं, हम गिनते नहीं हैं। आधा किलो प्याज, यहाँ पर भी हम नापते तोलते हैं। 100 ग्राम मिर्च, यहाँ पर भी नाप तोल से पता चलता है। 2 मीटर, इसको भी नापा जाता है, या 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, सब नाप तोल की। तो जहां पर भी नाप तोल की बातें होती हैं, वहां पर परिमाणवाचक विशेषण आता है। और सेम संख्यावाचक विशेषण की तरह यहाँ पर भी निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। जब हमारे पास एग्जैक्ट फिगर होगी, एक निश्चित संख्या होगी, तो हमारा निश्चित परिमाणवाचक होगा, और नहीं होगी तो अनिश्चित होगा। तो उसके लिए हम संख्यावाची की तरह ही थोड़ा, ज्यादा, बहुत, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे संख्यावाचक कैसे, भाई किलो बोलो, चाहे ग्राम बोलो, चाहे किलोमीटर बोलो, चाहे लीटर बोलो, इसके आगे कोई ना कोई तो नंबर होगा ही ना। भाई 5 लीटर, 10 लीटर, तो ये नंबर तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस नंबर के साथ में ये नाप तोल वाला शब्द
होना चाहिए। जब नाप तोल वाला शब्द होगा तो परिमाण होगा। हम तेल को गिन नहीं सकते, हम चावल को गिन नहीं सकते, हम आटा को गिन नहीं सकते, हम चीनी को गिन नहीं सकते, हम जूस को गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम परिमाणवाचक बोलते हैं, क्योंकि ये नाप तौल के हिसाब से होता है। देख सकते हैं, मैंने आपको बताया निश्चित परिमाणवाचक, जब आपके पास निश्चित संख्या हो, जैसे कि पिताजी ने बाजार से 1 लीटर घी, 5 किलो आटा और 10 ग्राम इलायची मंगवाई। यहाँ पर पता है कि ग्राम कितने थे 10, किलो कितना था 5, लीटर कितना था 1। लेकिन मैं बाजार से कुछ सब्जियां, थोड़ा दूध और थोड़ी चीनी लेकर आए। यहाँ पर एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, निश्चित संख्या नहीं पता है, मतलब उसकी मात्रा हमें नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक आएगा। तो ये आप ध्यान रखिए और इसको समझिए। उसके बाद तो आखिरी भेद है सार्वनामिक विशेषण। आप देख सकते हैं कि सार्वनामिक, इस शब्द में एक शब्द छिपा है सर्वनाम, जो कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हम सार्वनामिक विशेषण को एक और नाम देते हैं संकेतवाचक, यानी इशारा करना। कैसे? वे लड़के पार्क में खेल रहे हैं। यहाँ पे जो लड़कों की बात हो रही है उनके लिए क्या बताया जा रहा है? वे, एक तरह से इशारा करके बोलेंगे ना भाई, वे लड़के, उतने लड़के। तो हमने एक तरह से लड़कों की विशेषता किस रूप में बताई? सर्वनाम के रूप में। इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण आएगा। और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि हमेशा संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम लगा होगा। तो जब भी संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम लगा होगा तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण आएगा। अब हम इसके भी देखते हैं उदाहरण। इसमें भी वही बात है कि निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। कैसे? निश्चयवाचक, वह लड़का कहाँ जा रहा है, हम पता है, हम उस लड़के, स्पेसिफिक एक विशेष लड़का उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये पुस्तकें मेरी हैं, इशारा करके, संकेत करके मैं बता रही हूँ, मैं निश्चित हूँ मैं कि जिस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ वो भी निश्चित है, और जिस पुस्तक के बारे में बात कर रही हूँ वो भी निश्चित है। अब है अनिश्चयवाचक, कोई लड़का वहां खड़ा है, मुझे नहीं पता, ठीक है, या मुझे कुछ समय चाहिए, मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे कितना समय चाहिए। तो मतलब एक जो समय है इसके बारे में निश्चित रूप से बता नहीं सकती, लड़के के बारे में निश्चित रूप से बता नहीं सकती, यानी कि जो विशेष, यानी जो संज्ञा है जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। आप देख रहे हैं संज्ञा से पहले लगा वही है, सर्वनाम ही लगा हुआ है, लेकिन वो आपको उसने थोड़ा सा भेद बता दिया ताकि आप समझ सको। फिर है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सी किताब आपकी है? किताब के बारे में क्या पूछा जा रहा है? कौन सी? आप क्या चीज खाओगे? क्या पूछा जा रहा है? चीज के लिए क्या खाओगे? आप किस आदमी से बात कर रहे हैं? यानी कोई आदमी है आप, लेकिन पता नहीं है कौन है, लेकिन आप देख रहे हैं प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है। तो जब भी प्रश्न सूचक चिन्ह हो और संज्ञा से पहले सर्वनाम हो तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण आएगा। बच्चों अब जानते हैं प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता। ठीक है, मैंने बोला वह बहादुर है, लेकिन मैंने बोला वह बहुत बहादुर है, वह बहुत वीर है। मतलब जो भी मैंने उसकी क्वालिटी बताई उसको मैंने और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई। जैसे यहाँ पर देखिए, कालिदास बहुत बुद्धिमान थे, तो एक तो विशेषता है ही है कि वो बुद्धिमान थे, विशेषण हो गया, लेकिन इस बुद्धिमता की, इस बुद्धिमानी की भी और तारीफ हो रही है कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, यानी विशेषण की भी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। वह अत्यंत वीर है, वीर अपने आप में विशेषण शब्द है, लेकिन बहुत ज्यादा वीर है। अत्यंत यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो शब्द है अत्यंत, बहुत, ये अक्सर विशेषण की विशेषता बताते हैं, और इन्हीं शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। अक्सर यही शब्द प्रयोग होते हैं, बहुत, अत्यंत। तो आप ये याद रखिए कि विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहा जाता है।
आगे हम देखते हैं इसी के आधार पर विशेषणों की तुलना, कि जो विशेषण होते हैं, जब भी किसी की तारीफ होती है, जब भी किसी के बारे में बात होती है, तो ये बोला जाता है ना कि ये अच्छा है, या ये उससे अच्छा है, या वो सबसे अच्छा है। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, अब पता है भी मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है। अब बोला राजू मोहन से अच्छा लड़का है, अब ये पता चला जो राजू है भी, मोहन तो अच्छा था ही, लेकिन राजू मोहन से भी अच्छा है। अब तीसरा है सुरेश कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है। यहाँ पर सुरेश से बेहतर कोई नहीं है, यानी मोहन तो अच्छा था ही, उससे अच्छा राजू था, लेकिन सुरेश इन दोनों के अलावा बाकी जो कक्षा में बच्चे हैं उन सबसे भी सबसे अच्छा है। तो केवल यहाँ पर एक तो केवल एक सिंगल बच्चे की या एक अकेले संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, जो अकेला है किसी भी एक व्यक्ति की। उसके बाद एक तुलना की जाती है 2 लोगों में, 3 लोगों में, कि उससे बेहतर है। एक होता है जो सबसे ही अच्छा होता है, उससे अच्छा कोई नहीं होता। तो इन तीनों विशेषताओं के आधार पर ही हमारी ये अवस्थाएं बनी है विशेषण की, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि वो किस प्रकार से हम देखते हैं उन्हें। ये देखिए, आपको ये नजर आ रही होंगी कि जो हम तुलना करते हैं जब भी आपस में, चाहे 2 व्यक्ति की, 3 व्यक्ति की, या बहुत सारे व्यक्तियों की, तो उसकी 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कि मूल, कि भाई हाँ ये अच्छा है, उत्तरा हाँ ठीक है, वो एक जो है वो दूसरे वाले से अच्छा है, 2 लोगों में हमने तुलना कर दी। लेकिन जो उत्तमावस्था होती है वो सबसे ही बेस्ट, यानी उससे अच्छा कोई नहीं होता। तो आप देख सकते हैं बेटे, उत्तमावस्था सबसे उत्तम। यहाँ पर आपकी तीनों अवस्थाएं दे रखी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था जो मूल रूप है, हाँ वह सुंदर है। दूसरा है सुंदरतर, यह उससे ज्यादा सुंदर है, किसी भी 2 व्यक्ति में तुलना हो गई। और तीसरा सबसे उत्तम, कि वो तो सबसे सुंदर है, उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, मूलावस्था जो हमारा मूल शब्द होता है, उत्तरावस्था में उसी मूल शब्द में तर लग जाता है, और उत्तमावस्था में उसी मूल शब्द में तम लग जाता है। जैसे सुंदर मूल शब्द है सुंदरतर, सुंदरतम। अधिक मूल शब्द है अधिकतर, अधिकतम। लघु मूल शब्द है लघुतर, लघुतम। उच्च मूल शब्द है उच्चतर, उच्चतम। अच्छा मूल शब्द है तो अच्छा से अच्छतर नहीं बनेगा, अच्छा का बनेगा बेहतर और बेहतरीन। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, आपको रटना नहीं है। अगर आप समझ जाएंगे कि तर और तम लगाकर अवस्थाएं बनती हैं, तो आप किसी भी मूल शब्द को उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था में दिखा सकते हैं। तो आइए कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, यहाँ पर कुछ विशेष बातें दे रखी हैं, जल्दी जल्दी से उनको जान लेते हैं, समझ लेते हैं। ये जो भी अवस्थाएं है केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि जहां नंबर्स होंगे वहां पर हम नहीं बता पाएंगे। और विशेषणों की तुलना करने के लिए से अधिक, से कम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष से पूर्व तथा बाद में दोनों प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कि अच्छा बालक प्रथम आया है, यहाँ पे बालक की विशेषता है अच्छा। अब ये तो आ गया विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके पहले भी आ गया विशेषण शब्द। अब दूसरा उदाहरण देखिए, वह बालक अच्छा है, इसमें संज्ञा के बाद बताया गया है, विशेष के बाद बताया गया है। तो हम किसी भी रूप में दोनों तरीके से विशेषता बता सकते हैं। उसके बाद है कि जब कोई विशेषण विशेष्य के बिना अकेला प्रयोग किया जाता है तो वो संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त माना जाता है। जैसे कि यहाँ पर विशेषण क्या है, भूखे आदमी को खाना खिलाओ। आदमी की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो भूखा है, यहाँ पर ये विशेषण है भूखे शब्द। लेकिन भूखे को खाना खिलाओ, यहाँ पर ये विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भूखा है वो एक संज्ञा है, एक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा विशेषता किसी संज्ञा शब्द से पहले या बाद में आएगी, जो विशेषण का शब्द होगा
तो वही हम बोलेंगे विशेषण है। लेकिन यहाँ पर कोई संज्ञा है ही नहीं, सीधा एक व्यक्ति बताया जा रहा है जो भूखा है, तो यहाँ पर वो संज्ञा बन गया, यहाँ पे वो विशेषण नहीं कहलाएगा। और कई बार जो विशेषण होते हैं वो 2 बार भी प्रयोग होते हैं, यानी पुनरुक्त, यानी रिपीटेशन होता है उनका, बड़े बड़े छोटे छोटे। तो ये भी आपकी बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं विशेषणों की रचना। आपने देखा है जब भाववाचक संज्ञा बनानी सीखी आपने, सर्वनाम में आपने सीखा कि कैसे कारक लगा के बनता है। अब उसी प्रकार विशेषण भी हम बनाते हैं, जैसे संज्ञा शब्दों के द्वारा, सर्वनाम शब्दों के द्वारा, क्रिया शब्दों के द्वारा, अव्यय और शब्दों से पूर्व उपसर्ग को जोड़कर। तो आइए इनको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं, लेकिन इसको आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। जब से आप पढ़ेंगे नहीं, रीडिंग नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बस आपको एक समझाऊंगी, बाकी रीडिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इक जोड़कर, इक क्या है? प्रत्यय। इत क्या है? प्रत्यय। तो ये प्रत्यय जोड़कर, परिवार से पारिवारिक, वह पारिवारिक व्यक्ति है, तो यहाँ पर हमने जो कोई सर्वनाम की विशेषता बताई कि वो पारिवारिक यानी फैमिली वाला पर्सन है वो। अर्थ में जोड़ा तो आर्थिक, नीति में जोड़ा तो नैतिक। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। उसी प्रकार इत जोड़ेंगे हम तो हमें फिर से विशेषण शब्द मिल जाएगा। पीड़ा से पीड़ित मिल गया आपको। अपमान से अपमानित, पुष्प से पुष्पित, कलंक से कलंकित, लेख से लेखित। ये आपको पढ़कर याद करने पड़ेंगे। उसी प्रकार इन जोड़कर शौक से शौकीन, नव से नवीन, बड़ी ई जोड़कर शहर से शहरी, दुख से दुखी। ऐसे बहुत सारे शब्द रखे हैं। ई जोड़कर भारत से भारतीय, वह भारतीय है। यह राष्ट्रीय तिरंगा है, वह पर्वतीय है। तो इस प्रकार से आप विशेषण बनाएंगे। आलू जोड़कर ईर्ष्यालु, कृपा जोड़कर कृपा में आलू जोड़कर कृपालु, बड़ा ऊ जोड़कर बाजार से बाजारू, पेट से पेटू, एरा जोड़कर चाचा से चचेरा, मामा से ममेरा। या प्रत्यय वाले पाठ में ये पढ़ चुके। तो इस प्रकार से हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। अब हम जानते हैं और किस तरह से हमारे शब्द बन सकते हैं। देखिए वान जोड़कर बना सकते हैं संज्ञा। गुड़ में वान जोड़ा गुड़वान, धन में वान जोड़ा धनवान, वती जोड़कर, मान जोड़कर। तो ये सब शब्द आपने पहले भी पढ़े हुए हैं और इनको भी आप रीडिंग करेंगे तो आपको अपने आप ये सब समझ में आ जाएंगे और आपको याद भी हो जाएंगे। फिर है सर्वनाम से विशेषण बनाना। आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर मूल शब्द सर्वनाम दे रखा है। जैसे यह से विशेषण क्या बनेगा? ऐसा, मैं से मुझसा, जो से जैसा, कौन से कैसा, वह से वैसा, तुम से तुमसा। तुमसा कोई नहीं, तो विशेषता बताई जा रही है भाई, तुमसा कोई नहीं, कोई ना कोई गुण तो होगा ही ना, उसके जैसा काम करो, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे जो कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर है क्रिया से विशेषण बनाना। जैसे क्रिया है लूट या लूटना, विशेषण क्या बना? लुटेरा, वह लुटेरा है। भाग या भागना से भगोड़ा, वह भगोड़ा है, वह मरियल है, वो पढ़ाकू है, भुलक्कड़, दिखावटी, लड़ाकू, अड़ियल, सड़ियल, खाऊ, पियक्कड़, कमाऊ। तो ये सब आपकी विशेषण शब्द हैं जो विशेषताएं किसी न किसी की बताते हैं। फिर है अव्यय, जो कभी नहीं बदलते। पढ़ा है ना आपने अविकारी शब्द, ये वही है। इसे आगे से अगला, बस का अगला पहिया फट गया। भीतर से भीतरी, ऊपर से ऊपरी, बाहर से बाहरी, पीछे से पिछला, नीचे से निचला। इसको आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिर है उपसर्गों का प्रयोग करके। उपसर्ग वो शब्द के अंश जो किसी शब्द में आगे लगकर एक नया अर्थ देते हैं। जैसे जीव है, जीव के आगे निर लगा दिया, निर्जीव।
नाम से पहले बद लगा दिया, बदनाम। दोष से पहले निर लगाया, निर्दोष। समझ से पहले ना लगा दिया, ना समझ। जन से पहले सत लगा दिया तो सज्जन, दुर्जन। गुण के पहले स लगा दिया तो सगुण, दुर्गुण, निर्गुण। यहाँ पे नी लगाया, निर्गुण। दुर लगाया, दुर्गुण। तो इस तरह से आप उपसर्ग लगाकर बहुत सारे शब्द बना सकते हैं जो कि किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे धन है, धन से पहले आपने निर लगाया, निर्धन, वह निर्धन है। भय से पहले आपने निर लगाया, निर्भय, यानी उसे डर नहीं लगता। बल से पहले आपने स लगाया, सबल। दुर लगाया, दुर्बल। निर लगाया, निर्बल। तो इस प्रकार से ये जो शब्द आपको मिले हैं, ये सभी हमें किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम संज्ञा, क्रिया, अव्यय, सर्वनाम और उपसर्गों की सहायता से नए शब्द बना सकते हैं जो कि विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आप पढ़िए अच्छे से और इसको समझिए, और जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपको कहीं परेशानी आती है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस पाठ को फिर से दोहराइए। ये जो आपकी पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से या फिर आप नेट पर भी बहुत कुछ विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो मुख्य बातें हैं उसको ज़रूर याद रखिए और इस पाठ को पढ़िए। खास तौर से जो इसका अभ्यास कार्य दिया गया है, इसे ज़रूर कीजिए, तभी आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपकी अगली हिंदी शाला में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।